चौहान वंश। चौहान वंश पढ़ने से पहले अपन ये जानते हैं कि राजस्थान में चौहान आए कहाँ से। इनके चौहानों के जो वंश के जो प्रमाण हैं वो कहाँ कहाँ से और किस किस इतिहासकार के द्वारा क्या बताए जाते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले एक इतिहासकार हुए जिनका नाम था ए कनिंगम। जिनका नाम क्या था? ए कनिंगम। ए कनिंगम ने चौहानों के बारे में कहा है कि ये कुषाणों की संतान हैं। ये किसकी संतान है? कुषाणों की। ए कनिंगम के अनुसार चौहान कुषाणों की संतान हैं। एक दूसरे इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है डी आर भंडारकर। जिनका नाम है डी आर भंडारकर। इनके अनुसार चौहानों को विदेशी संतान से उत्पन्न बताया गया है। यानी कि इनके अनुसार चौहान कौन होते हैं? विदेशी। तीसरे इतिहासकार हैं जिनका नाम है सीवी वैद्य। जिनका नाम क्या है? सीवी वैद्य। सीवी वैद्य के मत के अनुसार इन चौहानों को विशुद्ध भारतीय बताया है। इनको क्या बताया है? विशुद्ध भारतीय। यानी कि ये जो चौहान हैं सीवी वैद्य के अनुसार 100% भारतीय हैं। क्या हैं? 100% भारतीय। तो ए कनिंगम के अनुसार ये क्या है? कुषाणों की संतान। डी आर भंडारकर के अनुसार ये क्या है? विदेशी। सीवी वैद्य के अनुसार इनको विशुद्ध भारतीय यानी 100% भारतीय बताया गया है। चौथे अपने इतिहासकार हैं जिनका नाम है डॉक्टर दशरथ शर्मा। इनका क्या नाम है? डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा। इन्होंने चौहानों को ब्राह्मणों की संतान बताया है। इन्होंने चौहानों को क्या बताया है? ब्राह्मणों की संतान। ऐसे ही एक इतिहासकार और हुए हैं अपने जिनका नाम है गोपीनाथ शर्मा। जिनका नाम क्या है? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। इनके अनुसार भी चौहानों को ब्राह्मणों की संतान बताया है। इनके अनुसार भी चौहानों को क्या बताया है? ब्राह्मणों की संतान। एक और इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है जी एच ओझा। क्या नाम है? जी एच ओझा। जी एच ओझा ने इन्हें आर्यों की संतान बताया है। क्या बताया है? आर्यों की संतान। क्या बताया है? आर्यों की संतान। इसके अलावा एक और इतिहासकार हैं जिनका नाम है ईश्वरी प्रसाद। क्या नाम है? ईश्वरी प्रसाद। ईश्वरी प्रसाद के अनुसार चौहान हैं विदेशी। चौहान कौन है? विदेशी। यानी ए कनिंगम के अनुसार पूछे तो अपन को बताना है कुषाणों की संतान। डी आर भंडारकर के अनुसार पूछे तो बताना है विदेशी। सीवी वैद्य के अनुसार पूछे तो बताना है विशुद्ध भारतीय या 100% आर्यों की संतान। डॉक्टर दशरथ शर्मा और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार चौहान कौन है? ब्राह्मणों की संतान। जी एच ओझा के अनुसार ये हैं आर्यों की संतान। ईश्वरी प्रसाद के अनुसार चौहान है विदेशी। चौहान कौन है? विदेशी। फिर एक और इतिहासकार हैं कर्नल जेम्स टॉड। कौन है? कर्नल जेम्स टॉड। इनके अनुसार भारत देश में 4 जातियां आई थी। भारत देश में कितनी जातियां आई थी? 4। जिनका नाम है शक, कुषाण, हून और सीथियन। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार कितनी जातियां भारत आई थी? 4। पहली जाति शक, दूसरी कुषाण, तीसरी हून, चौथी सीथियन। ये चारों जाति यहाँ आके बस गई और यहीं पर इन्होंने अपने वैवाहिक संबंध बनाए। इन चारों जातियों ने भारत में वैवाहिक संबंध बनाए जिनसे एक 5वीं संतान पैदा हुई। जिनसे एक कौन सी संतान पैदा हुई? 5वीं संतान। ये 5वीं संतान कौन थी? चौहान। 5वीं संतान कौन थी? चौहान। यानी कि चौहानों के पिता कौन थे बताओ? शक, कुषाण, हून और सीथियन। तो कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार 4 जाति भारत आई। इन्होंने यहीं पर अपने वैवाहिक संबंध बनाए जिनसे एक 5वीं संतान उत्पन्न हुई जिसको चौहान कहा गया है। यानी कि कुल मिला के कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार चौहानों को क्या बताया गया है? विदेशी। क्या बताया गया है? विदेशी। इस बात का समर्थन 2 इतिहासकार और करते हैं जिनमें एक का नाम है स्मिथ और एक का नाम है क्रुक।
स्मिथ और क्रुक, यानी ये दोनों भी क्या कहते हैं, ये दोनों कहते हैं कि कर्नल जेम्स टोड जो कह रहा है वो बात क्या है, सही, इस बात का क्या करते हैं, समर्थन। अब अपन अगली बात करते हैं, नंबर 9। एक इतिहासकार हुए हैं ए कनिंगम, जिनके अनुसार क्या बताया है, चौहानों को कुषाणों की संतान। बी डी आर भंडारकर के अनुसार क्या बताया गया है, विदेशी। सी बी वैद्य के अनुसार क्या बताया है, विशुद्ध भारतीय। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार क्या बताया है, ब्राह्मणों की संतान। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार क्या बताया है, ब्राह्मणों की संतान। जी एच ओझा के अनुसार क्या बताया है, आर्यों की संतान। ईश्वरी प्रसाद के अनुसार क्या बताया है, विदेशी। और कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि भारत में 4 जातियां आई, शक, कुषाण, हून और सीथियन। इन्होंने यहाँ पे क्या बनाए, अपने वैवाहिक संबंध, और वैवाहिक संबंध बनाए तो यहाँ पे 5वीं जाति निकल के आई। उस 5वीं जाति को चौहान कहा गया, यानी कि चौहान मूल रूप से कौन है बताओ, विदेशी। कर्नल जेम्स टोड की बातों का समर्थन करने वाले 2 इतिहासकार और थे, जिनमें एक का नाम है स्मिथ और एक का नाम है क्रुक। अब देखिए एक शिलालेख मिलता है, बिजोलिया शिलालेख। कौन सा शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया नामक जगह कहां पर है, भीलवाड़ा। कहां पर है बताओ, भीलवाड़ा। तो एक शिलालेख है जिसका नाम है बिजोलिया शिलालेख। इस बिजोलिया शिलालेख के अनुसार ये जो चौहान हैं, ये चौहान वत्स गोत्रीय ब्राह्मण हैं। ये चौहान कौन है बताओ, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहान कौन है बताइए, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। ये सारी बातें अपने को ध्यान रखनी है। और अपन इसको याद कैसे कर सकते हैं कि ए कनिंगम के अनुसार, देखिए ए कनिंगम के अनुसार, यानी कनिंगम का कै पकड़ो, इधर कुषाणों का कै पकड़ो, तो कनिंगम के अनुसार कौन है बताओ, कुषाणों की संतान। फिर यहाँ देखिए वैद्य, वैद्य के पास जाते हैं तो हमें वो 100% शुद्ध रूप से हमें सही कर देता है। तो सीबी वैद्य के अनुसार कौन हो गए बताओ, विशुद्ध भारतीय। डॉक्टर दशरथ शर्मा, नाम ही क्या है बताओ, शर्मा, तो क्या बताएगा, ब्राह्मणों की संतान। ऐसे ही डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, ये भी क्या बताएगा, ब्राह्मणों की संतान। ओझा, जी एच ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, ओझा का ओ पकड़ो, ओझा का ओ पकड़ो, ओ से आर्यों की संतान, ओ से आर्यों की संतान। ईश्वरी, ईश्वरी ये क्या कहता है, विदेशी। ये क्या कहता है, विदेशी। कर्नल जेम्स टॉड ये खुद विदेश के थे, तो ये भी क्या बताएंगे, चौहानों को विदेशी, क्या बताएंगे, विदेशी। और बिजोलिया शिलालेख के अनुसार ये कौन है बताओ, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। कौन है बताओ, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। अब अपन कई ग्रंथों का उल्लेख करते हैं। नंबर 1, एक ग्रंथ है जिसका नाम है पृथ्वीराज विजय। ग्रंथ का क्या नाम है, पृथ्वीराज विजय। इस ग्रंथ के जो लेखक हैं वो हैं जयानक। इस ग्रंथ के लेखक कौन हैं, जयानक। एक ग्रंथ है जिसका नाम है हम्मीर महाकाव्य। इसका क्या नाम है, हम्मीर महाकाव्य। इसके लेखक हैं नयन चंद्र सूरी। तो एक तो क्या है, पृथ्वीराज विजय जिसके लेखक हैं जयानक, और एक है हम्मीर महाकाव्य, इसके लेखक कौन है, नयन चंद्र सूरी। इन दोनों के अनुसार चौहानों को सूर्यवंशी बताया है। इन दोनों के अनुसार चौहानों को क्या बताया है, सूर्यवंशी। ठीक है साहब। अगली बात ध्यान रखनी है, एक रायपुर का सेवाड़ी अभिलेख है। रायपुर का सेवाड़ी अभिलेख है, रायपुर का सेवाड़ी अभिलेख। इसके लेखक हैं राज्यपाल। इसके लेखक कौन हैं, राज्यपाल। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने चौहानों को इंद्रवंशी कहा है। इन्होंने चौहानों को क्या बताया है, इंद्रवंशी। तो 2 ग्रंथ हैं, एक ग्रंथ है हम्मीर महाकाव्य जिसके लेखक हैं नयन चंद्र सूरी, एक है पृथ्वीराज विजय जिसके लेखक हैं जयानक। इन दोनों ग्रंथों के अनुसार चौहान क्या थे, सूर्यवंशी। और एक है रायपुर का सेवाड़ी अभिलेख। रायपुर का सेवाड़ी अभिलेख ये किसने लिखा था, राज्यपाल ने।
इस सेवाड़ी अभिलेख के अनुसार चौहानों को क्या बताया गया है? इंद्रवंशी। क्या बताया गया है? इंद्रवंशी। अब दो शिलालेख हैं, एक शिलालेख है चित्तौड़ का शिलालेख। कहाँ का? चित्तौड़ का शिलालेख। शिला यानी पत्थर और लेख यानी लिखावट। पत्थर पर जो लिखावट की जाती है उसको शिलालेख कहा जाता है। तो एक शिलालेख है चित्तौड़ का शिलालेख और दूसरा शिलालेख है हर्ष का शिलालेख। किसका शिलालेख? हर्ष का शिलालेख। इन दोनों शिलालेखों में चौहानों के बारे में क्या बताया गया है? तो ये दोनों शिलालेख कहते हैं कि ये जो चौहान हैं, ये चौहान सूर्यवंशी भी हैं और चंद्रवंशी भी हैं। तो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी किसमें बताया गया है? दो शिलालेखों में। एक शिलालेख का नाम है चित्तौड़ का शिलालेख, एक शिलालेख का नाम है हर्ष का शिलालेख। तो ये बातें अपने को ध्यान रखनी है। देखिए, ए कनिंघम ने क्या बताया? कुषाणों की संतान। डी आर भंडारकर ने क्या बताया? विदेशी। सी बी वैद्य क्या बताता है? विशुद्ध भारतीय, यानी कि ये 100% क्या है? भारतीय। डॉक्टर दशरथ शर्मा और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा क्या बताते हैं? ब्राह्मणों की संतान। जी एच ओझा क्या बताता है? आर्यों की संतान। ईश्वरी प्रसाद क्या कहता है? विदेशी। कर्नल जेम्स टॉड क्या कहता है कि भारत में कितनी जातियां आई? 4। शक, कुषाण, हून और सीथियन। इन्होंने यहाँ पे वैवाहिक संबंध बनाए जिससे निकल के 5वीं जाति आई। और 5वीं जाति कौन थी बताओ? चौहान। कुल मिला के चौहान कौन हुए? विदेशी। इस बात का समर्थन दो इतिहासकार करते हैं जिनमें एक का नाम है स्मिथ और एक का नाम है क्रुप। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार ये कौन से ब्राह्मण हैं? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। इसके बाद अपन ने बात की कि दो ग्रंथ हैं। एक ग्रंथ का नाम है पृथ्वीराज विजय जिसके लेखक हैं जयानक। से आगे अपन पढ़ते हैं, एक आता है अग्निकुंड सिद्धांत। क्या आता है? अग्निकुंड सिद्धांत। देखिए, ये सिद्धांत क्या कहता है? अग्निकुंड सिद्धांत कहता है कि माउंट आबू एक जगह है। माउंट आबू में एक ऋषि रहते थे जिसका नाम था वशिष्ठ मुनि। जिसका नाम क्या था? वशिष्ठ मुनि। इन वशिष्ठ मुनि ने माउंट आबू में एक यज्ञ किया था। क्या किया था? एक यज्ञ। इस यज्ञ से 4 जातियां निकली। पहली प्रतिहार, दूसरी परमार, चालुक्य और चौहान। तो अग्निकुंड सिद्धांत क्या कहता है? अग्निकुंड सिद्धांत कहता है कि माउंट आबू में एक ऋषि रहते थे जिनका नाम था वशिष्ठ मुनि। इन वशिष्ठ मुनि ने एक यज्ञ किया। इस यज्ञ से 4 जातियां निकली। पहली जाति प्रतिहार, दूसरी परमार, तीसरी चालुक्य, चौथी चौहान। इन चारों जातियों का जो यज्ञ से निकलना हुआ वो हुआ था विदेशी आक्रांताओं या विदेशी राक्षसों के संहार के लिए। विदेशी राक्षसों के संहार के लिए इन चारों जातियों का यज्ञ से निकलना हुआ। ये बात अग्निकुंड सिद्धांत बताता कौन है? तो एक लेखक हैं अपने जिनका नाम है चंदबरदाई। जिनका नाम क्या है? चंदबरदाई। इन चंदबरदाई ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। जिसका नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। अब अपन इसकी बात कर लेते हैं। इस चंदबरदाई ने पृथ्वीराज रासो पुस्तक में बताया कि माउंट आबू एक जगह है, उस जगह में वशिष्ठ मुनि रहता था। उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ करने पर 4 जातियां निकली, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। इन चारों जातियों का उद्गम विदेशी आक्रांताओं या विदेशी राक्षसों के संहार के लिए किया गया है। यहाँ विदेशी राक्षस मूलतः अरबी आक्रमणकारियों को कहा गया है। किसको कहा गया है? अरबी आक्रमणकारियों को। अरबी आक्रमणकारियों को क्या कहा गया है? विदेशी राक्षस। ये जानकारी हमें कहां से मिलती है? चंदबरदाई की पुस्तक पृथ्वीराज रासो से। अब चंदबरदाई की बात करते हैं, ये कौन था? तो इस चंदबरदाई का जो जन्म है वो हुआ 1145 में। कब हुआ? 1145 ईस्वी में किसका जन्म हुआ? चंदबरदाई का। इन चंदबरदाई का मूल नाम क्या था? इन चंदबरदाई का मूल नाम
पृथ्वी भट्ट, मूल नाम क्या था? पृथ्वी भट्ट बल्लादी। इनका मूल नाम क्या था बताओ? पृथ्वी भट्ट बल्लादी। ठीक है, इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम था रावबेन। पिता का क्या नाम था? रावबेन। ये कहाँ के निवासी थे? ये लाहौर के निवासी थे। तो चंद कहाँ के निवासी थे? लाहौर के। इनके पुत्र का क्या नाम था? तो इनके पुत्र का नाम था जलहन। इनके पुत्र का क्या नाम था? जलहन। पृथ्वीराज रासो पुस्तक की बात करते हैं तो ये पुस्तक के 18 भाग हैं। इस पुस्तक के कितने भाग हैं? 18 भाग। यह पुस्तक कौन से रस में लिखी गई है? तो यह पुस्तक वीर रस में लिखी गई है। यह पुस्तक डिंगल शैली में लिखी गई है। दो प्रकार की शैली होती है, एक होती है डिंगल, एक होती है पिंगल। यह कौन सी शैली में है? डिंगल शैली में। इस किताब के लेखक कौन है? तो चंद्रवरदाई। और इस किताब को पूरा किसने किया? किताब को पूरा किसने लिखा? तो इस किताब को पूरा लिखने का श्रेय चंद्रवरदाई के पुत्र जलहन को जाता है। किसको जाता है? चंद्रवरदाई के पुत्र जलहन को। तो चंद्रवरदाई ने किताब लिखी जिस किताब का नाम था पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के कितने भाग हैं? 18 भाग। यह पुस्तक वीर रस में डिंगल शैली में लिखी गई। इस किताब को पूरा लिखने का श्रेय जलहन को जाता है। जलहन इन्हीं चंद्रवरदाई के क्या थे? पुत्र। इन चंद्रवरदाई का जन्म हुआ 1145 ईस्वी में। इनका मूल नाम था पृथ्वी भट्ट बल्लादी। पिता का नाम था रावबेन। ये निवासी थे लाहौर के और इनके पुत्र का नाम था जलहन। इस पुस्तक में बताया जाता है कि माउंट आबू में वशिष्ठ मुनि रहते थे जिन्होंने एक यज्ञ किया। उस यज्ञ से 4 जातियां निकली, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। इन चारों जातियों का उद्गम विदेशी राक्षसों के संहार के लिए हुआ। यहाँ विदेशी राक्षस मूलतः अरबी आक्रमणकारियों को कहा गया है। ठीक है, तो ये अग्निकुंड है। इसके बाद आते हैं देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। एक इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। इन्होंने चौहानों को क्या बताया है? इन्होंने चौहानों को मिश्रित जाति कहा है। इन्होंने चौहानों को क्या कहा है? मिश्रित जाति। तो देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय के अनुसार चौहान कौन है बताओ? मिश्रित जाति। चंद्रवरदाई जो अभी बात की, चंद्रवरदाई की किताब थी पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, इसमें चौहानों को उसने चाहमान कहा है। तो पृथ्वीराज रासो में चौहानों को चाहमान कहा है। चौहानों को क्या कहा है? चाहमान कहा है। ठीक है, हम्मीर महाकाव्य के अनुसार, हम्मीर महाकाव्य, इसके लेखक कौन है? नयन चंद्र सूरी। तो हम्मीर महाकाव्य, इसके लेखक हैं नयन चंद्र सूरी। तो हम्मीर महाकाव्य के अनुसार चौहानों का प्रथम शासक, चौहानों का प्रथम शासक चाहमान था। चौहानों का प्रथम शासक कौन था? चाहमान था। इस चाहमान का अर्थ क्या होता है? चे से बनता है चाप, चे से क्या बनता है? चाप। है से बनता है हरि, है से क्या बनता है? हरि। मां से बनता है मान और ने से बनता है नीति, ने से बनता है नीति। यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो चाप यानी धनुर्धर यानी धनुर्विद्या में निपुण हो, हरि भगवान को मानने वाला हो, जो अपने मान स्वाभिमान को जिंदा रखता हो, जो अपनी नीतियों पे चलता हो, ऐसा व्यक्ति को क्या कहा है? चाहमान। हम्मीर महाकाव्य क्या कहता है? नयन चंद्र सूरी कहता है कि इसके अनुसार चौहानों का जो प्रथम शासक था वो प्रथम शासक कौन था बताओ? चाहमान। पृथ्वीराज रासो में चौहानों को क्या कहा गया है? चाहमान कहा गया है। पृथ्वीराज रासो को लिखा किसने था? चंद्रवरदाई। और अपने देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय चौहानों को क्या बताते हैं कि ये कौन थी बताओ? मिश्रित जनजाति। अब अपन पढ़ते हैं कि इन चौहानों का साम्राज्य कहाँ था। चौहानों का साम्राज्य कहाँ था?
चौहानों का विस्तार, इनके साम्राज्य का विस्तार कहाँ कहाँ था, तो पढ़ते हैं चौहानों का साम्राज्य। तो सबसे पहले ये जो चौहान थे ये रहते थे जांगल प्रदेश में। कहाँ रहते थे, जांगल प्रदेश। अब ये जांगल प्रदेश कहाँ है, तो जांगल प्रदेश का मतलब है बीकानेर। जांगल प्रदेश का मतलब क्या है, बीकानेर, जयपुर और उत्तरी मारवाड़। जयपुर और उत्तरी मारवाड़, ये किसका क्षेत्र था बताओ, ये क्षेत्र था जांगल प्रदेश का। जांगल प्रदेश में आते हैं बीकानेर, जयपुर और उत्तरी मारवाड़। यहां से ये आए सपाद लक्ष्य। यहां से ये कहां आए, सपाद लक्ष्य। इसी को बोलते हैं शाकंभरी क्षेत्र। इसी को क्या बोलते हैं, शाकंभरी क्षेत्र। और इसी को बोलते हैं सांभर। इसी को क्या बोलते हैं, सांभर। तो जांगल प्रदेश से ये लोग कहाँ आए थे, सपादलक्ष्य, शाकंभरी या सांभर में। यहाँ पे इनकी स्थापना, यहाँ पे इनकी स्थापना किसने की, यानी इनको किसने बसाया था, तो यहाँ पे इनकी स्थापना 551 ईस्वी में। कब, 551 ईस्वी में किसने की, वासुदेव चौहान। किसने की थी, वासुदेव चौहान। ठीक सर। इसके बाद सपाद लक्ष्य के बाद ये दो भागों में बट गए। कितने भागों में बट गए, दो भागों। तो सपाद लक्ष्य के बाद ये लोग कहाँ कहाँ चले गए, तो सपाद लक्ष्य के बाद ये एक तो इनका विभाजन हुआ अजमेर में। एक विभाजन कहाँ हुआ, अजमेर में। अजमेर में इनकी स्थापना करने वाला एक राजा था जिसका नाम था अजय राज। जिसका नाम क्या था, अजय राज चौहान। और इसने स्थापना की सन 1113 ईस्वी में। कब की थी, सन 1113 ईस्वी में। अजमेर के बाद ये लोग कहाँ चले गए, अजमेर से ही एक शाखा निकली और वो शाखा कहाँ की थी, रणथंभौर। तो अजमेर से कहाँ चले गए, रणथंभौर। अजमेर का अंतिम शासक पृथ्वीराज चौहान को कहा जाता है। उसके पुत्र थे गोविंदराज। उसके पुत्र कौन थे, गोविंदराज। इन गोविंदराज ने रणथंभौर में स्थापना की और वो की थी सन 1192 ईस्वी में। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ उसके बाद में इसकी स्थापना हुई। इनकी एक और शाखा जाती है नाडौल पाली में। कहा जाती है, नाडौल पाली में। यहां इनकी स्थापना किसने की, तो नाडौल पाली में इनकी स्थापना सन 960 ईस्वी में लक्ष्मण देव ने की। किसने की, लक्ष्मण देव द्वारा। इनकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है, लक्ष्मण देव। नाडौल पाली में लक्ष्मण देव के द्वारा इनकी स्थापना की जाती है। यहां से फिर इनकी दो शाखाएं निकलती हैं। इनकी एक शाखा निकलती है हाड़ौती राज्य में और हाड़ौती में विशेषकर एक तो निकलती है कोटा। और एक निकलती है इनकी, एक तो निकलती है कोटा और दूसरी इनकी निकलती है बूंदी में। कहाँ निकलती है, बूंदी। हाड़ौती में 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। इनमें 2 निकलती हैं, एक तो कोटा में और एक बूंदी में। ठीक है। और नाडौल पाली से एक इनकी जो शाखा निकलती है वो निकलती है सिरोही में। कहाँ निकलती है, सिरोही में। और सिरोही के बाद निकलती है जालौर और जालौर के बाद निकलती है सिवाना। सिवाना। अब देखते हैं इनके संस्थापक कौन कौन थे। तो हाड़ौती में 2 जिले आते हैं, एक तो आता है कोटा और एक आता है बूंदी। कोटा में इनकी स्थापना करने वाला जो शासक था वो था माधो सिंह। कौन था, माधो सिंह। और बूंदी में इनकी स्थापना करने वाला जो शासक था उसका नाम था देवा चौहान। क्या नाम था, देवा चौहान। और इधर अपन सिरोही की बात करते हैं तो सिरोही में इनकी स्थापना करने वाला शासक था जिसका नाम था लुम्बा। क्या नाम था, लुम्बा।
जालौर में इनकी स्थापना करने वाला जो आदमी था वो था कीर्तिपाल। कौन था? कीर्तिपाल। और कीर्तिपाल करता है 1181-82 में। कब करता है? 1181-82 में। तो ये चौहानों का साम्राज्य था। चौहान सबसे पहले कहाँ रहते थे? जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश में कौन कौन सा क्षेत्र आता था? तो जांगल प्रदेश में बीकानेर, जयपुर और उत्तरी मारवाड़ आता था। यहाँ से ये निकल के गए सपादलक्ष्य। सपादलक्ष्य इसको क्यों कहा जाता है? 1.25 लाख की आबादी होने के कारण इस क्षेत्र को क्या कहा गया? सपादलक्ष्य। इसी क्षेत्र को कहते हैं शाकंभरी क्षेत्र और इसी को कहा जाता है सांभर। इस सांभर में या सपादलक्ष्य में इनकी स्थापना की वासुदेव चौहान ने और स्थापना की सन 551 ईस्वी में। इसके बाद यहाँ से चौहान दो शाखाओं में बटे। पहली शाखा अजमेर। अजमेर में स्थापना अजयराज ने 1113 ईस्वी में की। अजमेर से निकल के ये चौहान रणथंभौर चले गए। रणथंभौर में इनकी स्थापना राजा गोविंदराज के द्वारा सन 1192 ईस्वी में की गई। नाडौल में इनकी स्थापना 960 ईस्वी में लक्ष्मण देव के द्वारा की गई। नाडौल से आगे चल के ये दो भागों में बटे। एक हाड़ौती राज्य, जिसमें कोटा में किसने की? माधो सिंह ने, और बूंदी में किसने की? देवा चौहान ने। दूसरी शाखा इनकी सिरोही में। सिरोही में इनकी स्थापना करने वाला था लुम्बा और जालौर में इनकी स्थापना करने वाला था कीर्तिपाल। और इनकी स्थापना की जो सन है वो है 1181-82। जालौर से निकल के चौहान गए सिवाना। ये अपना यहाँ तक होता है। अब अपन इसके बाद बात करते हैं चौहान वंश, अजमेर का चौहान वंश। अजमेर का चौहान वंश। अजमेर के चौहान वंश के बारे में हमें सबसे पहले जानकारी मिलती है बिजोलिया शिलालेख से। सबसे पहले जानकारी किससे मिलती है? बिजोलिया शिलालेख से। बिजोलिया शिलालेख की खोज सन 1170 ईस्वी में एक मंदिर में की गई जिसका नाम है पार्श्वनाथ मंदिर। कौन सा मंदिर? पार्श्वनाथ मंदिर। और ये मंदिर कहाँ पर है? भीलवाड़ा। ये मंदिर कहाँ पर है? भीलवाड़ा। इस बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सन 1170 में मिला। और ये मंदिर कहाँ पर है? किस मंदिर में मिला? पार्श्वनाथ के मंदिर में। बिजोलिया शिलालेख संस्कृत भाषा में है। कौन सी भाषा में है? संस्कृत भाषा में। इसके लेखक हैं गुणभद्र। इसके लेखक कौन हैं? गुणभद्र। ये शिलालेख हमें जानकारी देता है। ये शिलालेख हमें क्या जानकारी देता है? बिजोलिया का शिलालेख। तो बिजोलिया का शिलालेख हमें जानकारी देता है कि एक जगह है जिसका नाम है सांभर। क्या नाम है? सांभर। इसी को बोलते हैं सपादलक्ष्य। इसी को क्या बोलते हैं? सपादलक्ष्य। इस क्षेत्र में, सांभर या सपादलक्ष्य के क्षेत्र में सन 551 ईस्वी में, कब की बात है? 551 ईस्वी में एक राजा हुआ जिसका नाम था वासुदेव चौहान। जिसका नाम क्या था? वासुदेव चौहान। इसने चौहान वंश की क्या की थी? यहाँ पे स्थापना। चौहान वंश की क्या की थी? स्थापना। तो बिजोलिया शिलालेख हमें जानकारी देता है। और जानकारी देता है, क्या देता है? कि बिजोलिया शिलालेख सबसे पहले 1170 में पार्श्वनाथ के मंदिर में मिला। पार्श्वनाथ का मंदिर कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। और यह शिलालेख हमें संस्कृत भाषा में मिला। किस भाषा में मिला? संस्कृत भाषा में। और इसको लिखने वाला आदमी था गुणभद्र। कौन था? गुणभद्र। इस शिलालेख से हमें जानकारी मिलती है कि एक जगह थी, उस जगह का नाम था सांवर या सपादलक्ष्य। इस सांवर या सपादलक्ष्य में एक आदमी था जिसका नाम था वासुदेव चौहान। इसने 551 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना की। अब सबसे पहले स्थापना किसने की? वासुदेव चौहान ने। इसलिए इसको चौहानों का आदि पुरुष, क्या कहते हैं इसको? चौहानों का आदि पुरुष, या इसको कहेंगे अपन चौहानों का मूल पुरुष, या इसको अपन कहेंगे चौहानों का पिता, या कहेंगे चौहानों का जनक। तो चौहानों का आदि पुरुष, मूल पुरुष, चौहानों का पिता या चौहानों का जनक किसको कहेंगे? वासुदेव चौहान को। इसने चौहान वंश की स्थापना कब की थी? 551 ईस्वी में। कब की थी? 551 ईस्वी में। अब जब भी कोई राजा अपना क्षेत्र या अपनी कोई अपना साम्राज्य का विस्तार करता है तो वो यहाँ सबसे पहले एक राजधानी बनाता है। सबसे पहले अपनी क्या बनाता है? राजधानी। तो इस
वासुदेव चौहान ने अपनी राजधानी बनाई जिसका नाम था अही छत्रपुर। जिसका नाम क्या था? अही छत्रपुर, जिसे वर्तमान में अपन नागौर के नाम से जानते हैं। जिसे वर्तमान में अपन किसके नाम से जानते हैं? नागौर के नाम से। तो वासुदेव चौहान ने अपनी प्रथम राजधानी क्या बनाई थी? अही छत्रपुर नागौर। क्या बनाई थी बताओ? अही छत्रपुर नागौर। इसने यहाँ पे एक देवी का मंदिर बनवाया जिसे चौहान वंश की कुल देवी कहा जाता है। जिसे चौहान वंश की क्या कहा जाता है? कुल देवी। और इनकी कुल देवी कौन है बताओ? शाकंभरी माता। कौन है? शाकंभरी माता। तो चौहान वंश की कुलदेवी किसको कहा जाता है? शाकंभरी माता को। चौहान वंश का संस्थापक किसको कहा जाता है? वासुदेव चौहान को। इन्होंने चौहान वंश की स्थापना कब की थी? 551 ईस्वी में। इनकी राजधानी क्या है? तो इनकी राजधानी है अही छत्रपुर नागौर। इसी वासुदेव चौहान ने सांभर नामक कस्बे की स्थापना की, यानी सांभर नामक कस्बा बसाया। क्या बसाया? सांभर नामक कस्बा बसाया। किसने बसाया? वासुदेव चौहान ने। ये इस वासुदेव चौहान की सामान्य जानकारी है। तो वासुदेव चौहान के बारे में अपन को क्या याद रखना है कि ये वासुदेव चौहान चौहानों का आदि पुरुष, चौहानों का मूल पुरुष, चौहानों का जनक या चौहानों का पिता कहा जाता है। इन्होंने चौहान वंश की स्थापना सन 551 ईस्वी में की। इन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाई? अही छत्रपुर, जिसका नया नाम क्या है? नागौर। इनकी कुल देवी कौन है बताओ? शाकंभरी माता। इन्होंने कौन सा कस्बा बसाया? सांभर नामक कस्बा। ये सारी जानकारी अपन को कहाँ से मिलती है? तो बिजौलिया के शिलालेख से। कहाँ से मिलती है? बिजौलिया के शिलालेख से। इस बिजौलिया शिलालेख में अपन को और क्या चीज मिलती है? तो इस बिजौलिया शिलालेख में अपने को कई नाम मिलते हैं। यानी कि कैसे नाम मिलते हैं? जैसे एक जगह पड़ती है नागदा। जगह क्या पड़ती है? नागदा। इस नागदा का बिजौलिया शिलालेख में नाम क्या मिलता है? तो इसका नाम मिलता है नागदह। इसका नाम क्या मिलता है? नागदह। ऐसे ही एक और जगह है जिसका नाम है नाडोल। जिसका नाम क्या है बताओ? नाडोल। बिजौलिया शिलालेख में नाडोल को नड्डल कहा गया है। क्या कहा गया है? नड्डल। तो नागदा को तो क्या कहा गया है? नागदह। नाडोल को क्या कहा गया है? नड्डल। ऐसे ही एक जगह है भीनमाल। क्या है? भीनमाल, जो पड़ती है जालोर में। इस भीनमाल को क्या कहा गया है? श्रीमाल। क्या कहा गया है? श्रीमाल। तो नागदा को नागदह, नाडोल को नड्डल, भीनमाल को श्रीमाल कहा गया है। ऐसे ही कई सारी और जगह हैं, जैसे दिल्ली है एक। दिल्ली, इस दिल्ली को कहा है ढिल्लिका। दिल्ली को क्या कहा है? ढिल्लिका। तो क्या कहा गया है? ढिल्लिका। तो ये अपने को याद रखनी है चारों चीजें। ऐसे ही एक जगह और है मांडलगढ़। मांडलगढ़। इस मांडलगढ़ को कहा गया है मंडलपुर। इसको क्या कहा गया है? मंडलपुर। ये सारी जानकारी अपन को कहां से मिल रही है? बिजौलिया के शिलालेख से। कहां से मिल रही है? बिजौलिया के शिलालेख से। ऐसे ही एक जगह और है जिसका नाम है जालोर। इसको कहा गया है जवालीपुर। क्या कहा गया है? जवालीपुर। तो ये सारी जानकारी अपन को बिजौलिया के शिलालेख से मिलती है। बिजौलिया का शिलालेख किस वंश से संबंधित है? तो किस वंश से है? चौहान वंश से संबंधित है। इसी बिजौलिया के शिलालेख में अपने को एक जानकारी मिलती है कि एक झील है जिस झील का नाम है सांभर झील। कौन सी झील बताओ? सांभर झील। इस सांभर झील का जो निर्माता बताया गया है, वो निर्माता किसको बताया गया है? वासुदेव चौहान को। अब अपन बात करते हैं सांभर झील की। सांभर झील का निर्माता कौन है? तो वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान। ये कौन बता रहा है? बिजौलिया शिलालेख। कौन बता रहा है? बिजौलिया शिलालेख। ठीक है। अब अपन सांभर झील की बात करें तो सांभर झील कैसे पानी की झील है? खारे पानी की झील। कैसे पानी की झील है? खारे पानी की झील। अब खारे पानी की झील है तो यह है राजस्थान में। राजस्थान में सबसे बड़ी, राजस्थान में सबसे बड़ी खारे पानी की झील। राजस्थान में सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सी झील है बताओ? सांभर झील।
अब खारे पानी की झील है तो इससे बनता है नमक। इससे क्या बनता है? नमक। और नमक को अंग्रेजी में बोलते हैं साल्ट। नमक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? साल्ट। और झील का नाम है सांभर। झील का नाम क्या है? सांभर। और जो सरकारी कंपनी होती है उसके नाम के पीछे लगता है लिमिटेड। नाम के पीछे क्या लगता है? लिमिटेड। तो यहाँ एक सरकारी कंपनी है जिसका नाम है सांभर साल्ट लिमिटेड, और इस सांभर साल्ट लिमिटेड की स्थापना सन 1964 में की गई। इसकी स्थापना कब की गई बताओ? सन 1964 में। अब 1964 में किसकी सहायता से इसकी स्थापना की? तो इसकी सहायता अमेरिका देश के सहयोग से की गई। वित्तीय सहयोग किसने किया? अमेरिका ने। तो यहाँ पे नमक बनाने वाली जो कंपनी है वो कौन सी है? सांभर साल्ट लिमिटेड। तो स्थापना कब हुई? 1964। और किसके वित्तीय सहयोग से हुई? अमेरिका। अब बात करते हैं अपन यहाँ से इससे कितना नमक बनता है। तो इससे नमक बनता है राजस्थान का, राजस्थान की दृष्टि से बात करें तो नमक बनता है राजस्थान की दृष्टि से 80 से 85% नमक यहाँ से बनता है। अपन बात करें यहाँ से नमक की भारत की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? भारत की दृष्टि से। तो इस भारत की दृष्टि से इसमें नमक उत्पादन होता है 8.7%। कितना होता है? 8.7%। ये जो झील है, इस झील का आकार, सांभर झील का आकार कैसा है? तो सांभर झील का आकार है आयताकार। कैसा है? आयताकार। अब अपन इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें तो सांभर झील की जो लंबाई है, लंबाई है इसकी 32 किलोमीटर। कितनी है? 32 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई है 12 किलोमीटर। चौड़ाई कैसी है? कितनी है इसकी? 12 किलोमीटर। तो सांभर झील का निर्माता किसको कहा गया है? वासुदेव चौहान को। ऐसी जानकारी हमें किस शिलालेख में मिलती है? बिजोलिया शिलालेख में। सांभर झील कैसे पानी की झील है? खारे पानी की झील, जो राजस्थान में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, खारे पानी की झील है। इससे निकलता है नमक। नमक को अंग्रेजी में बोलते हैं साल्ट। और झील का नाम है सांभर, और कंपनी के नाम के पीछे लगता है लिमिटेड। तो इस कंपनी का पूरा नाम हो गया सांभर साल्ट लिमिटेड, जिसकी स्थापना सन 1964 में की गई। 1964 में इसका वित्तीय सहयोग अमेरिका देश द्वारा किया गया। इस झील से जो नमक निकलता है वो भारत का 8.7% और राजस्थान का 80 से 85% नमक निकलता है। इस झील का आकार आयताकार है। इस झील की लंबाई 32 किलोमीटर और चौड़ाई 12 किलोमीटर है। ठीक है, अब अपन बात करें यही जो सांभर झील है, सांभर झील, इस सांभर झील को भारत सरकार द्वारा रामसर साइट घोषित किया गया है। क्या घोषित किया गया है? रामसर साइट। और इसको घोषित किया गया था 23/3/1990 को। तो सांभर झील को क्या घोषित किया जा चुका है? रामसर साइट। कब किया गया है? 23 मार्च 1990 को। सांभर झील कहाँ कहाँ है, यानी इसकी ये स्थित कहाँ पर है? तो सांभर झील 3 जिलों में फैली हुई है। कितने जिलों में? 3 जिलों में। 3 जिलों में फैली हुई है। सांभर झील से नमक मिलता है, और नमक जब तक खाने में नहीं हो तो अपनी जान निकल जाती है। क्या निकल जाती है? जान। इसको याद रखने का तरीका है JAN। यानी ये कितने जिलों में फैली हुई है? 3। सबसे पहले जे से बनता है जयपुर, ए से बनता है अजमेर, और एन से बनता है नागौर। तो सांभर झील कितने जिलों में फैली हुई है? 3 जिलों में। कौन कौन से? जयपुर, अजमेर और नागौर। सांभर झील कहाँ स्थित है? तो यह है जोधपुर फुलेरा मार्ग के पास स्थित है। कहाँ पर? जोधपुर फुलेरा मार्ग पर स्थित। सांभर झील आंतरिक प्रवाह की, सांभर झील आंतरिक प्रवाह की, आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी झील है। आंतरिक प्रवाह की क्या है? सबसे बड़ी झील। अब सांभर झील से नमक निकलता है, इसलिए यहाँ पे नमक स्मारक की क्या की गई है? स्थापना। सांभर झील में क्या की गई है? नमक स्मारक की स्थापना। क्या की गई है? यहाँ पे नमक स्मारक की स्थापना। अब यहाँ से नमक निकलता है, वो निकलता है नमक क्यार पद्धति से निकलता है।
क्यार पद्धति से, यानी छोटी छोटी क्यारियां बनाई जाती हैं जिनमें पानी भर दिया जाता है, पानी का हो जाता है अवशोषण और वहां पे क्या मिल जाता है, नमक। तो नमक बनाने की पद्धति कौन सी है बताओ, क्यार पद्धति। यहाँ पे नाइट्रोजन युक्त घास पाई जाती है। क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन युक्त घास पाई जाती है। सांबर झील में ही एल्की नामक जीवाणु मिलता है। क्या मिलता है, एल्की नामक जीवाणु। कहाँ मिलता है, सांबर झील में। इसी सांबर झील में लाखों की संख्या में पक्षियों की मौत हुई थी। उसका कारण था, पक्षियों की मौत का कारण जो खूब चर्चा का विषय रहा, पक्षियों की मौत। लाखों की संख्या में पक्षियों की मौत हुई जिसका कारण एक जीवाणु निकला जिसको कहते हैं एडविन बोटुलिज्म। जिसको क्या कहते हैं, एडविन बोटुलिज्म। इस जीवाणु के कारण लाखों की संख्या में पक्षियों की मौत हुई, जिसको लेकर एक राजस्थान भारत सरकार की एक संस्था है जिसको बोलते हैं एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूट, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। उसने राजस्थान सरकार से इसका कारण पूछा और राजस्थान सरकार को फटकार भी लगाई थी। इस पक्षियों की मौत का कारण क्या निकला, एडविन बोटुलिज्म नामक जीवाणु। तो ये अपनी सांबर झील की बात होती है। सांबर झील में 4 नदियां आती हैं। कितनी नदियां आती हैं, 4 नदियां आके अपना जल मिलाती हैं सांबर झील में। पहली नदी है खारी, दूसरी है खंडेला, तीसरी है रूपनगढ़, चौथी है मेंथा। इसमें 5 नाले अपना पानी मिलाते हैं। पहला है त्योंदा नाला, दूसरा छपोक नाला, तीसरा नलियासर नाला, चौथा शाकंभरी नाला। कितने नाले आते हैं इसमें, 5। कौन कौन से आते हैं, त्योंदा नाला, छपोक नाला, शाकंभरी नाला, एक है देवयानी नाला। कौन सा, देवयानी नाला। ये 5 नाले अपना जल लाके मिलाते हैं किसमें बताओ, सांबर झील में। किसमें मिलाते हैं, सांबर झील में। और सांबर झील में कितनी नदी आती हैं, 4, खारी, खंडेला, रूपनगढ़, मेंथा। कौन कौन सी, खारी, खंडेला, रूपनगढ़, मेंथा। ठीक है, अब अपन इससे आगे बात करते हैं सांबर झील के बार थोड़े से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो देखते हैं अपन यहाँ पे। अपन ने अभी पढ़ा देवयानी नाला, देवयानी नाला। ठीक है, देवयानी से अपन के यहाँ एक चीज और होती है, जैसे एक प्रश्न है, तीर्थों का मामा, तीर्थों का मामा किसको कहते हैं, पुष्कर को। तीर्थों का मामा किसको कहते हैं, पुष्कर को। ऐसे ही तीर्थों का भांजा, तीर्थों का भांजा किसको कहते हैं, मचकुंड। और मचकुंड कहाँ पर है, धौलपुर। मचकुंड कहाँ पर है, धौलपुर। ऐसे ही है तीर्थों की नानी, तीर्थों की नानी किसको कहा जाता है, देवयानी। तीर्थों की नानी किसको कहा जाता है, देवयानी। और ये कहाँ पर है, सांभर में। कहाँ पर है, सांभर में। तो सांभर में एक नाला भी है जिसको कहते हैं अपन देवयानी नाला, और तीर्थों की नानी किसको कहते हैं, देवयानी को, जो कहाँ पर स्थित है, सांभर में। जो कहाँ पर स्थित है, सांभर में। तीर्थों की नानी, ये जो मेला है, ये मेले लगते हैं इनके, जैसे पुष्कर का मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। पुष्कर का मेला कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को। और तीर्थों का मामा कहाँ पर है, मचकुंड धौलपुर में, जहां मेला लगता है भाद्र शुक्ल
यहाँ मेला लगता है भाद्र शुक्ल छठवीं के दिन। और तीर्थों की नानी है देवयानी, जो सांभर में स्थित है। इसका मेला लगता है बैसाख पूर्णिमा को। इसका मेला कहाँ लगता है, कब लगता है? बैसाख पूर्णिमा के दिन। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड दो महत्वपूर्ण प्रश्न हो रहे हैं। एक है तीर्थराज, तीर्थराज, और एक है तीर्थराज मेला। एक है तीर्थराज मेला। तो तीर्थराज किसको कहते हैं? तो तीर्थराज कहते हैं अपन पुष्कर को। तीर्थराज किसको कहते हैं? पुष्कर को, जिसका मेला पुष्कर में मेला कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को। और तीर्थराज मेला कहाँ लगता है? तो तीर्थराज मेला लगता है मचकुंड धौलपुर में। कहाँ लगता है? मचकुंड धौलपुर में। और कब लगता है? भाद्र शुक्ल छठवीं के दिन। कब लगता है? भाद्र शुक्ल छठवीं के दिन। तो ये एक जैसे प्रश्न है। तीर्थों का मामा किसको कहते हैं? पुष्कर को। किसको कहते हैं? पुष्कर को। इसका मेला कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन। और तीर्थों का भांजा किसको कहते हैं? मचकुंड धौलपुर को। यहाँ मेला लगता है भाद्र शुक्ल छठवीं के दिन। तीर्थों की नानी किसको कहते हैं अपन? देवयानी, जो कहाँ है? सांभर में। और इसका मेला लगता है बैसाख पूर्णिमा के दिन। तीर्थराज किसको कहते हैं? पुष्कर को। और तीर्थराज मेला कहाँ लगता है? तो मचकुंड धौलपुर में। कब लगता है? भाद्र शुक्ल छठवीं के दिन। कब लगता है? भाद्र शुक्ल छठवीं के दिन। अब अपन ने देखा था कि अपनी जो झील चल रही है सांभर, इसको रामसर साइट बनाया गया था। अब कितनी रामसर साइट राजस्थान में है, तो एक बार उसको भी अपन यही देख लेते हैं। रामसर साइट, 2 फरवरी 1971 के दिन, 2 फरवरी 1971 के दिन एक सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में ये बताया गया था कि जो भी अपनी संरक्षित जगह हैं, जहाँ पे पानी के तालाब हैं, छोटे छोटे तालाब हैं, उनको संरक्षण की जरूरत है, क्योंकि वहाँ पे बहुत अधिक संख्या में जीव जंतु रहते हैं, बाहर से पक्षी भी आते हैं। तो उनके संरक्षण के लिए ये किया गया था रामसर नामक स्थान पे। तो ऐसी जगहों को अपन ने रामसर साइट का नाम दिया। वर्तमान में भारत में रामसर साइटों की संख्या है 96। कितनी संख्या है? 96। और राजस्थान में अभी रामसर साइटों की संख्या बढ़ के हो गई है 5। कितनी हो गई है? 5। अब वो 5 कौन कौन सी हैं? तो पहली, राजस्थान में पहली रामसर साइट है केवलादेव अभ्यारण्य। केवलादेव अभ्यारण्य, ये कब बनाई गई थी? 1982। तो पहली कौन सी? केवलादेव अभ्यारण्य। दूसरी रामसर साइट कौन सी है? तो वो है सांभर झील। दूसरी रामसर साइट कौन है? सांभर झील। इसको कब बनाया गया था? तो 23 मार्च 1990 को। कब बनाया गया था? 23 मार्च 1990। और तीसरी और चौथी जो रामसर साइट है, ये एक साथ बनाई गई थी। इनमें एक है मैनार गांव। मैनार गांव, ये गांव पड़ता है उदयपुर में। ये गांव कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। और एक है खींचन गांव। एक कौन सा है बताओ? खींचन गांव। और खींचन गांव कहाँ पर है बताओ? जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। इस खींचन गांव में आते हैं कुरंजा पक्षी। कौन आते हैं? कुरंजा पक्षी। ये दोनों बनाई गई हैं 2025 में। और एक लेटेस्ट जो अभी अभी बनाई गई है, वो है सिलीसेड झील। कौन सी झील? सिलीसेड झील। यह झील अलवर में स्थित है। यह झील कहाँ पर है? अलवर में। जिसका निर्माण राजा विनय सिंह द्वारा करवाया गया था। इसका निर्माण किसने करवाया? राजा विनय सिंह द्वारा। ये जो मैनार गांव उदयपुर में है, इस मैनार गांव में एक तालाब है, वो है ढंड गांव, ढंड तालाब। कौन सा तालाब है? ढंड तालाब। यहाँ पे शिव जी की 51 फीट बैठी हुई अवस्था में एक मूर्ति है। इस मैनार गांव की तलवारों की गैर प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? तलवारों की गैर। यहाँ पे होली के दिन एक विशेष त्योहार मनाया जाता है, जिसको मेवाड़ी भाषा में जमरा बीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जमरा बीज।
तो राजस्थान में रामसर साइटों की संख्या कितनी है? 5। और भारत में यदि पूछे तो 96। भारत में कितनी है? 96। पहली रामसर साइट है केवलादेव अभ्यारण्य, जिसकी स्थापना कब हुई बताओ? 1982 में इसको घोषित किया गया था। सांबर झील को कब घोषित किया गया था? 23/3/1990 को। इसके बाद 3 बने हैं अभी लेटेस्ट, मैनार गांव जो कि उदयपुर में पड़ता है, कीचन गांव जो कि जोधपुर में पड़ता है, और सिलीसेट झील जो कि कहाँ पड़ती है? अलवर में। इसका निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण अलवर के शासक महाराजा बेने सिंह ने करवाया। इसके बाद अब अपन अगली क्लास में अगले राजा को पढ़ते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।